हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। ठीक है, तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर को पढ़ाने से पहले आपको हल्का सा याद दिला देते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ा चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बता रहे थे कि किस प्रकार से रॉ वाटर को हम लोग ट्रीट करें ताकि ये पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कोई कच्चा पानी है, गंदा पानी है, उसमें कौन कौन सा प्रोसेस करके हम उसे पीने योग्य बना सकते हैं। ठीक है ना, हम आपको बता रहे थे कि अगर आप रॉ वाटर किसी नदी से लेते हैं, देखिए कोई नदी है, नदी का पानी है, नदी का बेड ये है, पानी इसमें इतना भरा हुआ है। आप देखेंगे इसमें मरे हुए जानवर भी तैरते रहते हैं, पेड़ों की टहनियां हैं वो भी तैरती रहती हैं। ऊपर से क्या है, जब बरसात होता है तो बारिश का पानी भी अन्य ग्राउंड से हो करके नदी में ही जा करके गिरता है। तो आप देखेंगे बरसात का पानी अपने साथ बहुत सारी गंदगी लाता है, जैसे भैंस है, गाय है, इनका जो गोबर होता है वो भी बह करके इस पानी में आ जाते हैं। ठीक है ना, इसमें आ जाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया भी रहेंगे, मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी फैला सकते हैं वो सारे बैक्टीरिया रहते हैं। प्लस जो है इसमें ग्रेवल आएगा, ग्रेवल मतलब गिट्टी आएगी, उसके बाद इसमें बालू भी बह करके आ जाएगा, सिल्ट रहेगा, क्ले रहेगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज इसमें मिली रहेगी। आप इस पानी को डायरेक्ट आप पी नहीं सकते, तो इसको आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद इसको पी सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, रॉ वाटर का ट्रीटमेंट ही पढ़ रहे थे। हम क्या कर रहे हैं, नदी का ही सोर्स ले रहे हैं, यहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पानी को लेकर के ट्रीट करेंगे, ट्रीट करके पोर्टेबल बनाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से अपना रॉ वाटर उठा रहे हैं, नदी से ही रॉ वाटर हम लोग ले लिए। उसके बाद देखेंगे इसमें मरे हुए जानवर तैर रहे हैं, चूहा है, शेर है, कुछ भी तैर सकता है, पेड़ की टहनियां हैं, बड़े बड़े पत्थर बह रहे होंगे, उस पानी में आ गए। अब क्या करना है, इसको जब प्लांट में आप इसको भेजेंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो आप देखेंगे प्लांट में एंट्री से पहले ही जब इंटर करता है तभी यहाँ पर जो है स्क्रीन लगे रहते हैं, स्क्रीन लगे रहते हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं इसकी पूरी प्रॉपर्टी कैसा होता है कैसा नहीं होता है। ठीक, आप देखेंगे जो ये स्क्रीन है, इस पानी में मौजूद जो मरे हुए जानवर जो तैर रहे हैं उसमें वो भी अलग हो जाएंगे, जो पेड़ की टहनियां हैं वो भी अलग हो जाएंगे, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी इस स्क्रीन से अलग हो जाएंगे। तो स्क्रीन मतलब छन्नी होता है, तो स्क्रीन द्वारा जब ये सारे पार्टिकल अलग हो जाएंगे तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग। तो यहाँ स्क्रीनिंग के बाद जब पानी आगे बढ़ता है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को फव्वारे के रूप में नोजल द्वारा क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ उछाला जाता है। जब हवा में जाएगा ये पानी तो छोटे छोटे बूंद में टूट जाता है, और ये जो पानी की बूंदें हैं इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, संपर्क में आएंगे और उस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ये ऑब्जॉर्व कर लेंगे, और जो भी इसमें थोड़ा बहुत बदबू होती है वो बदबू भी थोड़ा बहुत दूर हो जाती है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा रहे हैं इस पानी में, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एरेशन। तो हमारा देखिए पहला काम हम लोग क्या कर लिए, स्क्रीनिंग, फिर एरेशन। अब एरेशन जब हो गया तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो पानी निकला, इफ्लुएंट निकला एरेशन के बाद, इसमें भी अभी छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिसको सॉलिड्स बोलते हैं, वो तैरते रहेंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, उनको भी हमें अलग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो एक टैंक रहता है, ऐसे एक टैंक बना रहेगा, रेक्टेंगुलर टैंक रहेगा जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, बोलते हैं इसको सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होगा, जब पानी यहाँ से इंटर करेगा तो यहाँ पर पानी तेजी से चलेगा, स्पीड रहेगा, लेकिन जैसे इस टैंक में जाएगा वैसे क्या होगा, पानी बहुत धीरे 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 बहने लगता है। जब बहुत धीरे धीरे बहेगा तो इस पानी में मौजूद जो सॉलिड पार्टिकल, देखिए पानी है, ठीक है, तो देखिए ये पानी है, हम पानी का लेवल जानबूझ के आपको बना दे रहे हैं, ये काला काला दिख रहा है। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल हैं, देखिए जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं, रेड रेड से बना दे रहे हैं पार्टिकल हैं। अब देखिए कुछ बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे कुछ हैं। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, ये पार्टिकल आकर के नीचे बैठ जाते हैं। जब ये पार्टिकल नीचे बैठने लगते हैं तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं अपने आप नीचे बैठ जाते हैं और ये पानी फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो पार्टिकल, ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और द्रव्यमान कम होता है, उन्हीं को बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल। तो इसमें जो छोटे पार्टिकल हैं जिनको हम कोलाइडल बोल रहे हैं, वो इसमें सेटल
नहीं होते, यानी कि पानी में भी वो मौजूद रहते हैं, उनका भी सेटलमेंट कराना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो फिर ये पानी जब आगे बढ़ता है तो एक और टैंक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। कोगुलेशन के बारे में आपको क्लास में बहुत ज्यादा बता चुके हैं, कोगुलेंट के बारे में बता चुके हैं, ठीक है, पूरा प्रोसेस बता चुके हैं किस तरीके से काम करता है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, एक और टैंक रहेगा जिसका नाम है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या करते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनके साइज बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जैसे साइज बड़ा होता है वैसे ही ये पार्टिकल क्या करते हैं, नीचे आकर के बैठने लगते हैं। तो इसी को बोला जाता है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक। इस वाले में कोई केमिकल नहीं मिलाए थे, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लेन सेडिमेंटेशन, और इसको बोला जाता है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन। और चूंकि जिस टैंक में होता है तो टैंक का नाम भी रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पार्टिकल नीचे बैठ गए। इसमें भी आप देखेंगे सारे पार्टिकल नहीं बैठेंगे, कुछ पार्टिकल इसमें भी रह जाते हैं। फिर ये आगे पानी चला जाता है। फिर पानी क्या है, इस यूनिट से आगे निकलता है, जिसको बोलते हैं इफ्लुएंट। जब यहाँ से किसी भी यूनिट से पानी निकलेगा, बाहर जाएगा अगले प्रोसेस के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इफ्लुएंट। पानी को ही इफ्लुएंट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से इफ्लुएंट निकला। अब इसके बाद क्या करना है, इसका फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसमें मौजूद जो पार्टिकल है छोटे छोटे, उन सबको उस पानी से हम लोग क्या करेंगे, अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे जो फिल्टर जो यूज किया जाता है वो कई तरीके का है, ठीक है ना। एक होता है हमारा स्लो सैंड फिल्टर, क्लास में पढ़ा चुके हैं स्लो सैंड फिल्टर, और एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर अथवा मैकेनिकल फिल्टर कहा जाता है। यही फिल्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर, और एक होता है हमारा प्रेशर फिल्टर, ठीक है ना। दो प्रकार का है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम पहला पढ़ा चुके हैं स्लो सैंड फिल्टर, आज हम पढ़ाएंगे आपको रैपिड सैंड फिल्टर। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। तो हल्का सा आपको बता देते हैं हम स्लो सैंड फिल्टर के बारे में, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि रैपिड सैंड फिल्टर का यूज क्यों करते हैं जबकि हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर भी है, ठीक है ना। तो हल्का सा बताते हैं, क्लास में तो बता चुके हैं लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। अगर हम बात करें स्लो सैंड फिल्टर के प्लान एरिया की, तो प्लान एरिया जो उसका होता है वो 100 मीटर स्क्वायर से लेकर के 2000 मीटर स्क्वायर तक होता है, ठीक है ना। ऊपर से क्या होता है, इसकी गहराई 2.5 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर होती है। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर बात करें, तब अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के 30 गुना कम होता है, अर्थात 100 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर एरिया से लेकर के 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है ना। तो स्लो सैंड फिल्टर केवल विलेज में अगर वाटर सप्लाई करना है तो वहां पर ये आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिटी में वाटर सप्लाई करना हो तो स्लो सैंड फिल्टर का यूज करके आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का यूज करते हैं, जिसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो सैंड फिल्टर से 30 गुना ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के बारे में। तो हम पहले देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक इनक्लोजर टैंक होता है, मतलब इस तरीके से एक टैंक होता है जो बंद रहता है, इधर से भी बंद, इधर से भी, इधर से भी। इसको बोलते हैं इनक्लोजर टैंक। तो इनक्लोजर टैंक बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है, जैसा आपको हम ये दिखा रहे हैं। इसी को हम फिगर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, पहला होता है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के निर्माण में पहला एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं इनक्लोजर टैंक, ठीक है। तो पहली बात, इनक्लोजर टैंक जो होता है ये मैसनरी का बना होता है, मैसनरी अथवा कंक्रीट का बना होगा, कंक्रीट का होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है कुछ इस तरीके से, देखिए ठीक है। तो ये हमारा इनक्लोजर टैंक है। अगर इसका प्लान एरिया देखें, अगर आप इसका
प्लान एरिया आप देखेंगे तो ये होता है 10 मीटर स्क्वायर से लेकर के 80 मीटर स्क्वायर, जबकि आप स्लो सैंड फिल्टर की बात करें तो वो तो होता है हमारा 100 मीटर स्क्वायर से लेकर के 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे रैपिड सैंड फिल्टर में इसका जो इनक्लोजर टैंक का एरिया होता है वो बहुत कम होता है, 10 मीटर स्क्वायर से लेकर के 80 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर गहराई की बात करें तब अगर इस टैंक की गहराई की आप बात करेंगे तो ये 2.5 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर होता है। ठीक है ना, इस तरीके से इसका डायमेंशन होता है, मतलब एरिया इसका होगा 10 मीटर स्क्वायर से लेकर के 80 मीटर स्क्वायर, और हाइट इसकी अगर गहराई पूरी देखी जाए तो 2.5 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो किसी भी प्लांट में रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर 2 अथवा 2 से अधिक होते हैं। तो अगर आपको संख्या निकालना है कि किसी प्लांट में कितने रैपिड सैंड फिल्टर आपको लगाने हैं, तो 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोलर एंड वैलेस नाम था। उन्होंने एक इंपेरिकल फार्मूला दिया, कहा अगर आपको प्लांट की कैपेसिटी Q पता है, Q जो है प्लांट कैपेसिटी है मिलियन लीटर पर डे, MLD में है, अगर आपको कैपेसिटी पता है तो नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट आप निकाल सकते हैं कि इस प्लांट में कितने फिल्टर लगेंगे। ठीक है, वो होगा n बराबर 1.22 अंडर रूट Q। यहाँ से आप यूज करके नंबर ऑफ फिल्टर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी प्लांट में जो है मिनिमम 2 फिल्टर तो आपको लगाने ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्यों 2 लगाते हैं? जब एक फिल्टर काम कर रहा होगा तो दूसरा बिल्कुल शांति से खड़ा रहेगा, मतलब स्टैंड बाई पर रहेगा। जैसे किसी शराबी से आप बात करें, कहेंगे कि ज्यादा दारू मत पियो वरना तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, तो शराबी बोलेगा नहीं मेरे पास 2 किडनी है, अभी एक किडनी से काम चला रहे हैं, अगर खराब हो जाएगा तो दूसरा अपने आप से स्टार्ट हो जाएगा, हम मरेंगे नहीं। तो ऐसे ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब एक फिल्टर काम कर रहा होता है तो दूसरा स्टैंड बाय पर रहेगा। जैसे पहला वाला किसी कारणवश बंद हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चालू कर लेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में वो मिनिमम होता है 2। यानी अगर आपको प्लांट कैपेसिटी पता है तो नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या हम लोग नोट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो आप बात करेंगे 2, वरना 2 से आप ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और आपको बताते हैं कि रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के एक यूनिट की जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा कम होना चाहिए प्लांट कैपेसिटी के 1/4 के। ठीक है, तो आपको याद रखने वाली चीजें क्या है, एक इनक्लोजर टैंक होगा, मशीनरी अथवा कंक्रीट का बना होगा, रेक्टेंगुलर होगा, जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर से लेकर के 80 मीटर स्क्वायर होता है, गहराई 2.5 मीटर से लेकर के 3.5 मीटर। अगर आपको पता करना है कि किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में नंबर ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर कितने लगने हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो एक फार्मूले का यूज करेंगे, n बराबर 1.22 अंडर रूट Q। Q जो है प्लांट कैपेसिटी, ये रहेगा मिलियन लीटर पर डे में। और ठीक है, एक पॉइंट और है कि किसी भी रैपिड सैंड फिल्टर के एक यूनिट की जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा प्लांट कैपेसिटी के 1/4 से कम ही होनी चाहिए अथवा उसी के बराबर होनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे इनक्लोजर टैंक की। तो ये अब बात करते हैं हम लोग फिल्टर मीडिया की। स्लो सैंड फिल्टर हो, रैपिड सैंड फिल्टर हो अथवा प्रेशर फिल्टर हो, इन सब में हमेशा सैंड ही फिल्टर मीडिया के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि आपको एक फिगर यहाँ पर बनाए हुए हैं, आपको पूरा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का। ठीक है, एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा इनक्लोजर टैंक है। ठीक है, इनक्लोजर टैंक हो गया। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है और इस पाइप में एक वाल्व लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इनलेट पाइप। यहीं से पानी हमारा इंटर होगा जिसको हमें फिल्टर करना है, और ये पानी आएगा कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से। ये वाला वाल्व बंद रहेगा तो पानी की एंट्री यहाँ पर रुक जाएगी, यानी वाल्व 1 को हम लोग कह देंगे इनलेट वाल्व। ठीक है, अभी बंद है, पानी नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, एक पाइप और लगा हुआ है जिसको बोलते हैं वाश वाटर गटर बोलते हैं। वाश वाटर गटर मतलब जब इस आप फिल्टर की क्लीनिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो जो गंदा पानी निकलेगा इसी रास्ते पानी बह करके निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये जो हरा वाला आपको दिख रहा है, ये हरा वाला एक लेयर दिख रहा है, यही हमारा फिल्टर मीडिया है। यहीं पर बालू का यूज किया गया है, अभी इसके बारे में और बताएंगे। ठीक है, इस फिल्टर मीडिया को संभालने के लिए बेस मटेरियल का यूज किया जाता है, इसी के ऊपर सैंड की लेयर बिछाई जाती है, इसको बोलते हैं बेस मटेरियल, और बेस मटेरियल के रूप में हम लोग ग्रेवल
का यूज करते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। उसके जस्ट नीचे देखिए, अगर हम क्या करें, इस पानी को अलाउ कर दें, यहाँ चला जाए, तो ये पानी क्या होगा, यहाँ से फिल्टर होकर के नीचे आने लगेगा। जब पानी फिल्टर हो जाएगा तो उस पानी को रिसीव और कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर ड्रेनेज सिस्टम लगाने पड़ते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा है अंडर ड्रेनेज सिस्टम। ये आपका मेन पाइप है और ये हमारे जो दिख रहे हैं गोल गोल, ये लैटरल्स हैं, मतलब पाइप हैं। एक मेन पाइप आपका ऐसा है और पाइप इस पर इस तरीके से लगे हुए हैं और इनके ऊपर एक ब्रास का पाइप लगा हुआ है और पाइप के ऊपर एक टोपी लगी हुई है जिसमें छिद्र है, उनको बोला जाता है स्ट्रेनर। ये स्ट्रेनर आपको दिख रहे हैं ऊपर वाले और ये लैटरल पाइप है। तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक क्रॉस सेक्शन बनाए हुए हैं हम। यहाँ पर आपका जो है पानी इकट्ठा होगा, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है जिसे फिल्टर करना होता है, ठीक है। फिर ये वाटर सैंड मीडिया से, मतलब फिल्टर मीडिया से पास होते हुए, फिल्टर होते हुए ग्रेवल में आता है। ग्रेवल में आने के बाद क्या होता है, इस स्ट्रेनर में आता है। स्ट्रेनर में आने के बाद ये लैटरल पाइप में आता है और लैटरल पाइप में आने के बाद क्या होगा, ये मेन पाइप में पानी आ जाता है, ठीक है। और इस मेन पाइप से क्या होता है, पानी हमारा ट्रांसफर कर दिया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए। तो जो रेड वाला ये पूरा आपको दिख रहा है, मतलब ये मेन पाइप दिख रहा है, ये लैटरल पाइप दिख रहा है और ये स्ट्रेनर दिख रहे हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम। स्लो सैंड फिल्टर में अंडर ड्रेनेज सिस्टम का एक ही काम होता था, फिल्टर्ड वाटर को कलेक्ट करना और उसको क्या करना, फिर बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देना। लेकिन रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर में इस अरेंजमेंट का, अंडर ड्रेनेज सिस्टम का दो काम होता है। एक होता है हमारा फिल्टर्ड वाटर को ये रिसीव करेगा, फिर कलेक्ट करेगा, ठीक है, एक काम ये है। और दूसरा काम क्या है, बैक वॉशिंग में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अंडर ड्रेनेज सिस्टम की, तो इसमें एक मेन पाइप होता है जिसका डायामीटर जो है 40 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर, ये प्लान बनाया ऊपर से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर ये जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं, इन पाइप को बोला जाता है लैटरल पाइप। लैटरल पाइप, इनके बीच जो सेंटर से सेंटर दूरी होती है वो होती है 15 से 30 सेंटीमीटर और इनका डायामीटर होता है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लैटरल पाइप का डायामीटर 10 सेंटीमीटर, स्पेसिंग 15 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पाइप को बोला जाता है मेन पाइप, जिसको मैनीफोल्ड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अंडर ड्रेनेज सिस्टम का प्लान है और ये हमारा क्रॉस सेक्शन। आप देख रहे हैं जो लैटरल पाइप है वो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के सेंटर की ओर कुछ स्लोप पर झुका हुआ है और ये स्लोप 1 में 100 होता है, 1 in 100 होता है। यानी पानी जैसे ही स्ट्रेनर में आएगा वैसे पानी लैटरल में पहुंचेगा, लैटरल में पहुंचने के बाद सीधा वो मेन पाइप में चला जाएगा, मतलब मैनीफोल्ड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ से ये वाटर डिसइंफेक्शन के लिए आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंडर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। लैटरल पाइप पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेनर का भी यूज कर सकते हैं अथवा स्ट्रेनर ना लगा करके इस पाइप पे हम लोग क्या करें, छेद कर दें, मतलब कि परफोरेशन कर दें। परफोरेशन भी कर सकते हैं और स्ट्रेनर भी लगा सकते हैं। अगर स्ट्रेनर का यूज करेंगे तो आप परफोरेशन नहीं करेंगे लैटरल पाइप पर, मतलब छेद आप नहीं करेंगे। तो इंडिया में जो यूज होता है लैटरल पाइप विद स्ट्रेनर यूज होता है, जो आपको ये फिगर में हम बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू मैनीफोल्ड पाइप और लैटरल पाइप के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, स्ट्रेनर का ना यूज करके परफोरेटेड पाइप का यूज करें तो उसके बारे में भी कुछ आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर लैटरल पाइप जो है परफोरेटेड हो, मतलब छिद्रित हो, तब तो आप देख रहे हैं ये पाइप है, ठीक है ना। इस पाइप के ऊपर आपको क्या करना होता है, छेद करना होता है। जैसे आप छेद करेंगे तो इसका भी कुछ डायामीटर होना चाहिए। तो इसका डायामीटर 6 mm से लेकर के 13 mm होता है। और दूसरा जब आपको होल करना है, दूसरा छेद बनाना है, तो इसकी स्पेसिंग 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया अगर छिद्र वाला आप यूज करते हैं तब, लेकिन हम लोग यूज करेंगे स्ट्रेनर वाला। स्ट्रेनर क्या होता है, तांबे का पाइप होता है, ठीक है। स्ट्रेनर क्या होता है, ये तांबे का पाइप होता है और उस पाइप के ऊपर एक टोपी लगी रहती है जिसमें छेद बना रहता है, यानी कि इसका कैप जो है परफोरेटेड रहेगा और ये स्ट्रेनर किसका रहेगा, तांबे का बना होगा, एक पाइप होगा और लैटरल पाइप से कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। तो पहली पॉइंट की एक बात करते हैं, अगर आप लैटरल पाइप जो है परफोरेटेड यूज कर रहे हैं तब देखिए टोटल क्रॉस सेक्शनल
टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन। ठीक है, पहला पॉइंट, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन इक्वल टू होता है 0.2% ऑफ टोटल एरिया ऑफ फिल्टर। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लैटरल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो 2 से 4 गुना होता है टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन। जो भी आप छेद किए हुए हैं उस छेद का एरिया अगर ए है तो एक लैटरल पाइप का एरिया उससे 2 से 4 गुना होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनीफोल्ड पाइप बराबर 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ लैटरल। तो लैटरल का जो एरिया है उसके दुगुना होना चाहिए किसका, मैनीफोल्ड पाइप का, मतलब मेन पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने को मिला पहला पॉइंट कि जो टोटल छेदों की क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.2% ऑफ टोटल एरिया ऑफ फिल्टर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लैटरल पाइप का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 से 4 गुना होता है छिद्रित क्षेत्रफल के। ठीक है, तीसरा पॉइंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनीफोल्ड पाइप। ठीक है, मैनीफोल्ड पाइप जो है मेन पाइप है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ लैटरल पाइप का जो एरिया है उसके दुगुना होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट और इससे रिलेटेड है। ठीक है, एक पॉइंट और इससे रिलेटेड है, उस लेंथ ऑफ लैटरल पाइप टू दी डाया ऑफ लैटरल पाइप। ये देखिए रेशियो दिखा रहा है, कह रहा है लैटरल पाइप की लंबाई तथा उसके व्यास का जो अनुपात है वो कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए 60 के। ठीक है ना, तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको इतनी चीज़ें हम बताए हैं, 4 पॉइंट बताए हैं, ये चारों पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि अब बात करते हैं हम लोग फिल्टर मीडिया की। ठीक है, तो फिल्टर मीडिया के रूप में चाहे स्लो सैंड फिल्टर हो या फिर रैपिड सैंड फिल्टर हो या फिर प्रेशर फिल्टर हो, इसमें फिल्टर मीडिया के रूप में हम लोग बालू का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ये हम एक फिगर बनाए हुए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही हमारा इनक्लोजर टैंक है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है देखिए फिगर में, यहाँ पर हम लोग फिल्टर मीडिया का यूज करते हैं। यहाँ पर फिल्टर मीडिया होता है, यहाँ पर बेस मटेरियल होता है जो फिल्टर मीडिया को रोक करके रखता है, और ये हमारा होता है अंडर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो फिल्टर मीडिया के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सैंड का यूज करते हैं, सैंड ही रहेगा। अगर इसकी इफेक्टिव साइज की बात की जाए, इफेक्टिव साइज D10 से डिनोट करते हैं, सैंड का जो होता है इफेक्टिव साइज वो होता है 0.35 mm से लेकर के 0.55 mm। यानी कि फिल्टर मीडिया के रूप में जो बालू यूज किया जा रहा है उसका इफेक्टिव साइज 0.35 mm से लेकर के 0.55 mm होता है, और इसका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मतलब D60/D10 का जो रेशियो होता है वो होता है 1.3 से लेकर के 1.7। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई फिल्टर मीडिया में यूज होने वाले बालू के साइज के बारे में। ठीक है, अगर इस फिल्टर मीडिया के हम लोग लेयर की थिकनेस की बात करें तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मोटाई अगर देखा जाए लेयर की तो ये 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर होता है। ये बात हो गई हमारे फिल्टर मीडिया की। अब बात करते हैं हम लोग बेस मटेरियल की। 20 स्लो सैंड फिल्टर में क्या था, ये बेस मटेरियल फिल्टर मीडिया को सपोर्ट कर रहा था केवल। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें रैपिड सैंड फिल्टर में तो ये जो ग्रेवल नीचे मौजूद है, बेस मटेरियल जो मौजूद है नीचे, ये क्या करता है, फिल्टर मीडिया को सपोर्ट देने के साथ साथ क्या करता है, जब इस फिल्टर की क्लीनिंग की जाती है तो नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ पानी जाता है जिसको बोलते हैं बैक वाश। वो नीचे से पानी ऊपर जाता है और इम्प्योरिटी इसकी साफ होकर के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्रेवल है बैक वाश वाटर को क्या करता है,
है अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके फिल्टर मीडिया में भेजने का भी काम करता है, ठीक है ना। यानी स्लो सैंड फिल्टर में केवल ये क्या कर रहा था, बेस मटेरियल फिल्टर मीडिया को सपोर्ट करने का काम कर रहा था, लेकिन यही रैपिड सैंड फिल्टर में ये क्या कर रहा है, वाश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा कर दे रहा है, प्लस क्या कर रहा है, बेस मटेरियल को सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। बेस मटेरियल के जो लेयर की थिकनेस है ये भी 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर होती है, और बेस मटेरियल में जो ग्रेवल यूज होता है उसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो 3 mm से लेकर के 40 mm होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे बेस मटेरियल के बारे में, ठीक है। आपको जो रेड रेड वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं वाश ट्रफ, ठीक है। इसको वाश ट्रफ कहा जाता है। ये कब काम में आता है, जब बैक वॉशिंग द्वारा जब इस फिल्टर का हम लोग क्लीनिंग करते हैं तो क्या होता है, ये तो हमारा फिल्टर मीडिया है, जब नीचे से पानी ऊपर भेजा जाएगा तो ये वाला वाल्व बंद कर देते हैं, इनलेट वाला वाल्व जो है बंद हो जाता है, ये वाला खुल जाता है, गटर वाला खुल। नीचे से पानी जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेवल से होते हुए वो फिल्टर मीडिया में जाएगा, फिल्टर मीडिया से पानी होते हुए जब बाहर जाएगा तो पानी बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा कि लेवल उसका इतना ऊपर चला जाएगा, इस लेवल तक पहुंच जाएगा वाश वाटर का लेवल, तो तुरंत ये पानी जो है इसमें इंटर करेगा ट्रफ में, और ये ट्रफ द्वारा ही क्या होता है, पानी इधर निकल करके आ जाता है, इस साइड इनलेट चेंबर में आएगा और इनलेट चेंबर से गटर में चला जाता है, ठीक है। तो वाश ट्रफ का यूज यहाँ पर किया जाता है हमारा वाश वाटर को गटर में भेजने के लिए, ठीक है ना। ये फिल्टर मीडिया से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है, तो ये हमारा वाश वाटर ट्रफ है। तो चलिए बात करते हैं रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर के वर्किंग के बारे में। अगर वर्किंग की बात करें तो देखिए क्या होता है, देखिए आप देख रहे होंगे फिगर में कि 1 2 3 4 5 6 वाल्व यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर फिल्टरिंग का काम करना है तो आपको क्या करना होता है, पहले आप क्या करेंगे, वाल नंबर 1 खोल देंगे और वाल नंबर आपको 4 खोल देना है, ठीक है ना। तो वाल नंबर 4 खोल देना है आपको और वाल नंबर 1, जैसे वाल नंबर 1 खोलेंगे वैसे ही कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से इफ्लुएंट निकलेगा और पहुंचेगा ये रैपिड सैंड फिल्टर के इनलेट चेंबर में। इस चेंबर में जब ये भर जाएगा पानी तो तुरंत पानी क्या करेगा, इस दीवार से पार होकर के इधर पहुंचने लगेगा और पानी यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। एक समय आएगा कि पानी यहाँ इकट्ठा होकर के इस लेवल तक पहुंचे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हेड लॉस इंडिकेटर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पानी भरना स्टार्ट होगा ये हेड लॉस इंडिकेटर इसमें पानी का हेड बताने लगेगा कि फिल्टर मीडिया के ऊपर कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, इस पानी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल मौजूद होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पानी फिल्टर मीडिया से होकर के बहने लगता है। पानी में मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जिनका भी साइज फिल्टर मीडिया में मौजूद वाइट्स से बड़े होते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल इनके वाइट्स में अरेस्ट कर लिए जाते हैं और पानी से अलग हो जाते हैं और फिल्टर होकर के पानी फिर नीचे चला आता है। पानी फिल्टर मीडिया से निकल करके ग्रेवल में आएगा और ग्रेवल में से आकर के स्ट्रेनर में आएगा, फिर आपका लेटरल पाइप में चला जाता है और लेटरल पाइप से निकल करके मेन पाइप में आ जाएगा और इस पाइप से ये पानी निकल करके हम लोग डिसइंफेक्शन के लिए आगे भेज देते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पाइप में एक और हेड लॉस इंडिकेटर लगा हुआ है। जैसे ये फिल्टर्ड वाटर इस मेन पाइप से गुजरेगा वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रेशर जनरेट करेगा। पानी जितना मात्रा में होगा उतना ही ज़्यादा इसमें वो हेड दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेड लॉस इंडिकेटर का एक ही काम है, ये बताता है कि हेड लॉस कितना हो रहा है, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में ये बता देगा। होता क्या है, पानी के अंदर मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जब पानी फिल्टर होता है तो फिल्टर के वाइट्स के अंदर वो जो छोटे छोटे कण है जाकर के उसी में फंसने लगते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इस फिल्टर का घटने लगता है। जब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होने लगेगा तो इसमें जो हेड दिखाता है वो हेड धीरे 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 कम होने लगता है। एक समय आता है कि हेड इसमें 2 से 3 मीटर तक का लॉस दिखाने लगता है। जब 2 से 3 मीटर का दिखाने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि इस फिल्टर को अब हमें क्या करना है, क्लीन करना पड़ेगा। तो इस फिल्टर की क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक वॉशिंग का यूज करते हैं, ना कि ऊपरी परत को खुरच करके निकाल देते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं करते, इसमें बैक वॉशिंग द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉश वाटर टैंक एक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से पानी जो है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के प्रेशर से आगे की तरफ चलती है। इस फिल्टर की जब क्लीनिंग की बारी आती है तो हम लोग करते क्या है, वाल नंबर
नंबर 1 को हम लोग बंद कर देंगे और वाल नंबर 4 को भी बंद कर देंगे, ठीक है ना, 4 को भी बंद कर देंगे। जब बंद हो जाएगा तो क्या किया जाता है, वाल नंबर 5 और वाल नंबर 6 को खोला जाता है, ठीक है। वाल नंबर 6 जो है वॉश वाटर टैंक से जुड़ा हुआ है और वाल नंबर 5 एयर कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर अंडर ड्रेनेज सिस्टम में लैटरल पाइप में स्ट्रेनर का यूज किया गया रहता है तो बैक वॉशिंग में एयर कंप्रेसर का यूज करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग वाल नंबर 6 और वाल नंबर 5 खोलेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे ही आप वाल नंबर 6 खोलेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉश वाटर टैंक है, इसमें से पानी निकल करके क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा और जो प्रेशर उस समय काम करेगा वो काम करता है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो वॉश वाटर का सप्लाई होता है वो 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से होता है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये पानी आगे की तरफ बढ़ेगा और ये देख रहे हैं ये जो पाइप है ये सीधा जुड़ा हुआ है मेन पाइप से, मेन पाइप से जुड़ा हुआ है। अगर आपके मेन पाइप में लैटरल पाइप लगा है और लैटरल पाइप में स्ट्रेनर लगा हुआ है तो इसमें जो वाटर का सप्लाई रेट है, अगर सप्लाई रेट की बात करें, तब सप्लाई रेट की बात करें तो ये हमारा होता है 250 से लेकर के 300 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर लैटरल पाइप में हमारा स्ट्रेनर का यूज ना किया गया हो तो वाटर का जो सप्लाई रेट होता है वो होता है 600 से लेकर के 800 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे वाटर सप्लाई का रेट। और प्रेशर देखेंगे, जो वॉश वाटर का प्रेशर होता है वो होता है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना तेजी से पानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब पानी इसमें आएगा तो मेन पाइप में जो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1.8 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 2.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी वेलोसिटी इसमें होनी चाहिए। तो जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा उसी समय हम लोग क्या करेंगे, वाल नंबर 5 को खोल देते हैं। यहाँ से हवा आता है, एयर आता है, वो भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, वो यहाँ से बहुत तेज़ी से बहता है। यहाँ एयर का जो फ्लो रेट होता है, अगर एयर के फ्लो रेट की बात करें तो ये होता है हमारा 600 से लेकर के 800 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया। इस तो कंप्रेस्ड एयर क्या करेगा, यहाँ से होकर के फिल्टर मीडिया में पहुँचेगा, यहाँ से फिल्टर मीडिया में पहुँचेगा और इनके कणों में क्या करेगा, उथल पुथल पैदा कर देगा। और ये जो पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल हैं, अपने ही जगह पर एजिटेट होने लगेंगे और आपस में क्या करेंगे, ये घर्षण होने लगेंगे, घिसने लगेंगे, जिसके कारण ये इम्प्योरिटी आसानी से साफ हो जाती है, ठीक है। अब धीरे धीरे पानी इसमें बढ़ रहा था, यहाँ पर पानी का लेवल, बैक वॉश वाटर का भी लेवल बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते ये पहुँच जाता है कहीं यहाँ तक। तो पानी का हाइट जैसे यहाँ से बढ़ने लगता है, पानी बढ़ेगा तो तुरंत वॉश वाटर ट्रफ में पानी वो जाने लगता है, ठीक है। फिर वहाँ से वो गंदा पानी इनलेट में आ जाता है और इनलेट के बाद हम लोग खोल देते हैं वाल नंबर 2 और यहाँ से वो पानी गटर में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी बैक वॉशिंग की जाती है, ठीक है। बैक वॉशिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में बहुत आते हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ बैक वॉशिंग वाटर, कितनी मात्रा में बैक वॉशिंग वाटर लिया जाता है, तो ये लिया जाता है 2% से लेकर के 5% ऑफ टोटल फिल्टर्ड वाटर, ठीक है ना। 2 से 5% ऑफ फिल्टर्ड वाटर का यूज करते हैं बैक वॉशिंग के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, क्लीनिंग पीरियड। क्लीनिंग पीरियड मतलब कितने समय अंतराल पर ये रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर क्लीन किया जाता है। तो 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे के बीच में आप क्या करेंगे, एक बार क्लीनिंग कम से कम आपको कर देना है। मतलब 1 दिन से 2 दिन के अंतराल पर इसकी क्लीनिंग की जाती है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग, टाइम रिक्वायर्ड फॉर बैक वॉशिंग मतलब बैक वॉशिंग करने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगेगा,
15 मिनट लगता है इसके बैक वॉशिंग में। लेकिन एक बार जब बैक वॉशिंग कर लेंगे तो तुरंत ये स्टार्ट नहीं हो पाता, कम से कम 30 मिनट लगता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर में ये 15 मिनट ना दे करके आपका दे सकता है 30 मिनट। तो रिकमेंडेड वैल्यू जो होता है बैक वॉशिंग का वो 30 मिनट होता है, लेकिन 15 मिनट में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे रैपिड सेंट ग्रेविटी फिल्टर के वर्किंग के बारे में, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, इसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की आप बात करें तो ये होता है हमारा 3000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ फिल्टर एरिया से लेकर के 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फिल्टर। यानी कि इसका जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो स्लो सैंड फिल्टर से 30 गुना ज़्यादा होता है। मतलब कि 3000 से लेकर के 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इफ़िशियंसी की बात करें तब जो ऑब्जेक्टिव सवाल है, इफ़िशियंसी की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया रिमूवल कितने प्रतिशत ये बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है, तो 80 से 90% ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। जबकि स्लो सैंड फिल्टर जो है वो 98 से लेकर के 99.99% बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया रिमूवल उनसे थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये कलर को भी रिमूव कर देता है, इट आल्सो रिमूव कलर, ये कलर को भी रिमूव कर देगा। और क्या करेगा, वाटर का जो कलर होता है वो 10 सिलिका स्केल तक ला देता है, 10 सिलिका स्केल तक ला देता है, मतलब कि परमिसिबल लिमिट में ला देता है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को भी रिमूव करेगा 80 से 90%, ऊपर से उसके कलर को भी कम कर देगा, ये ला देगा उसको 10 सिलिका स्केल यूनिट पर। ठीक है, ऊपर से क्या करता है, एक काम और करता है, टर्बिडिटी भी 35 mg पर लीटर से लेकर के 40 mg पर लीटर तक क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रैपिड सेंट ग्रेविटी फिल्टर के बारे में। अगर इसके यूज की बात करें तब कि कहाँ पर यूज होता है, तो सिटी हो, बहुत बड़ा टाउन हो, वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। गाँव में अगर यूज करना है, छोटे कस्बे के लिए यूज करना है तो स्लो सैंड फिल्टर से काम चल जाता है। लेकिन अगर बड़ी आबादी हो तो वहाँ पर रैपिड सेंट ग्रेविटी फिल्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशनल ट्रबल्स इन रैपिड सेंट ग्रेविटी फिल्टर। यानी कि रैपिड सेंट ग्रेविटी फिल्टर का जब हम यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम की अगर बात करें तब ऑपरेशनल प्रॉब्लम कहिए अथवा ट्रबल्स कहिए, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इन रैपिड सेंट ग्रेविटी फिल्टर। तो पहला हमारा होता है एयर बाइंडिंग, दूसरा हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल, और तीसरा हमारा होता है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर्स। बताते हैं एक एक करके। तो चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग एयर बाइंडिंग के बारे में कि एयर बाइंडिंग वाला प्रॉब्लम आखिर होता क्या है और आता कैसे। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए ये हमारा फिल्टर मीडिया है, मतलब बालू है, इसकी मोटाई 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर है। नीचे आप देखेंगे तो ग्रेवल होगा, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल है, इसकी भी अगर थिकनेस देखेंगे 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। अब क्या देखेंगे, यहाँ पर एक पाइप जुड़ी रहती है जिसको बोलते हैं मेन पाइप अथवा मैनिफोल्ड पाइप। इसी के रास्ते फिल्टर्ड पानी क्या है, बाहर निकलता है इधर। और यहीं पर क्या होता है, एक हेड लॉस इंडिकेटर लगा रहता है, हेड लॉस इंडिकेटर लगा रहेगा इस तरीके से। जब लगातार यहाँ पर फिल्ट्रेशन वाली क्रिया होती रहती है, लगातार
हो रही होती है तो होता क्या है 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर की जो परत होती है उसके वाइड्स लगभग जो है बंद हो गए रहते हैं। तो ऊपर वाला पानी ऊपर ही टंग जाता है और यहाँ पर जो पानी रहता है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। जब नीचे की तरफ कोशिश करेगा आने के लिए तो यहाँ पर जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, बहुत हल्का सा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हेड ऊपर दिख रहा था अब वो हेड बिल्कुल इस नली के नीचे दिखने लगता है, इसके सेंटर से नीचे आ जाता है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर हेड। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो पानी मौजूद रहेगी उसमें एयर बबल बन जाते हैं और वही एयर बबल जा करके सैंड के कणों पर चिपक जाते हैं, इसी को बोलते हैं एयर बाइंडिंग। तो एयर बाइंडिंग जब आ जाएगी तो नीचे वाले भी जो सैंड है उनके भी वाइड्स में जगह कम हो जाती है और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और कम हो जाता है। हो गया हमारा एयर बाइंडिंग। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल कि मड बॉल आखिर बनेगा कैसे। तो दूसरी घटना देखिए, दूसरी प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल। ठीक है, ये हमारा देखिए फिल्टर है, फिल्टर मीडिया है और नीचे हम लोग बना देते हैं ग्रेवेल वाला बेस मटेरियल। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, पानी इकट्ठा रहेगा। यहाँ पर दीवार आप देखते हैं कि दीवार बना रहता है, पानी यहाँ पर इकट्ठा है, ऊपर तक रहता है, वैसे इनक्लोजर टैंक में ये पानी है। अब क्या है, ये इन्वायरमेंट में खुला होता है तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे धूल कण होते हैं, वो धूल आ करके जो मड होते हैं आ करके इसके सतह पर पड़ेंगे और नीचे आ करके यहाँ बैठने लगेंगे। फिर यहाँ पर एक मिट्टी की परत बना देते हैं, मड की परत बना देंगे और फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, ये जो मड होंगे जो वाइड्स हैं ये सैंड के जो वाइड्स हैं और उसके बाद देखिए ग्रेवल है, ये ग्रेवल है, ये फिल्ट्रेशन के दौरान ये मड क्या करेगा, इसमें इंटर कर जाएगा, इंटर करके आ करके सैंड के पार्टिकल पर चिपक जाएगा। ठीक है ना, जब चिपक जाएगा तो और भी मड जब यहाँ आएगा और भी इम्प्योरिटी आएंगी, यहाँ चिपकती जाएंगी और ये साइज बढ़ता जाएगा और ये फिसल करके क्या होगा, आ करके ग्रेवल में गिर जाता है। ग्रेवल में गिरने के बाद क्या होता है, ये बड़ा सा एक बॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब बैकवाशिंग करते हैं नीचे से पानी जब ऊपर जाता है तो ये रास्ते में ये मड बॉल आ जाता है और यहाँ पर टर्बुलेंट पैदा हो जाता है, यहाँ पर विक्षुब्ध प्रवाह होने लगता है और बेस मटेरियल जो होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। मतलब बैकवाशिंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो पूरा इस बेस मटेरियल को फेंकना पड़ता है, फिर से दूसरा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मड बॉल फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। तो अगला देखते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग ऑफ फिल्टर आखिर क्रैक कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फिल्टर मीडिया होता है, जो बड़े साइज के बालू होते हैं वो नीचे होते हैं इस तरीके से, जो और ऊपर जाते हैं और छोटा होता जाएगा। सबसे ऊपर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं बालू के। ठीक है ना, तो होता क्या है, जब लगातार इसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, पानी नीचे की तरफ जाती है तो ये पार्टिकल जो होते हैं बालू के वो नज़दीक आने लगते हैं, मतलब श्रिंक होने लगते हैं। तो आप देखेंगे दीवारों के बगल में, दीवारों के पास बालू में ऐसी दरारें पड़ जाती हैं, उसी को बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। तो जब क्रैक हो जाता है तो इसमें जो गंदगी होती है अचानक में स्लाइड करके फिसल करके इसी में चली जाती है और अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो तीसरा प्रॉब्लम हमारा है क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल कराएंगे डिजाइन ऑफ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर का। ठीक है।